गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। मेरा नाम सौमिल देव है और आज मैं रोटेशनल मोशन के जेई एडवांस के पी वाई क्यूज़ लेके आ गया हूँ। पर्टिकुलरली कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जिसमें हमको हमेशा दिक्कत होता है, और ये खास करके रोटेशन विदाउट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाले कंसेप्ट जो हैं, ये हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट में किसी न किसी डिटेल में मिस करा देते हैं, अटका देते हैं। आज के वीडियो में मैंने जेई एडवांस के 2010 से 2024 के सारे वैसे क्वेश्चंस इकट्ठा करे हैं जो जो रोटेशन विदाउट स्लिपिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो 2011 में पूछा गया था, 11 में जो पूछा गया था क्वेश्चन वो है, अ बॉय इज पुशिंग अ रिंग ऑफ मास 2 kg एंड द रेडियस ऑफ द रिंग इज 0.5 मीटर। कहता कि अ बॉय इज पुशिंग अ रिंग ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस इज 0.5 मीटर विद अ स्टिक। अगर इसको मैं डायग्राम बना के इमेजिन करना चाहूँ तो एक रिंग होगा और एक स्टिक होगा। इस रिंग का कुछ रेडियस होगा, लेट्स सपोज नहीं, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 0.5 मीटर। अगला, इस रिंग का कुछ मास भी है जो कि 2 kg के बराबर है। जैसे मैं क्वेश्चन में देखते ही इन्फॉर्मेशन लिखते जा रहा हूँ, गिवन बातें लिखते जा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हुए एग्जाम में भी इसी तरह से सॉल्व करना है। स्टिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन द रिंग। स्टिक की वजह से जो रिंग पे फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन के बराबर है, जिसके वजह से रिंग रोल करता है पर विदाउट स्लिपिंग। सो गिवन इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद तुरंत हम आ जाते हैं एक नए नए बात पे, और ये बात है कंसेप्ट वाली बात, कि जैसे ही मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखा, अगर मुझे ये आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, तो वही मेरा पहला लैडर है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर कहता है रोलिंग, यहाँ कंसेप्ट क्या है? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अगर हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन, इसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना है। अगर इसका लीनियर एक्सेलरेशन a है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, कहता कि ये 2 न्यूटन इस पे जो फोर्स लगा, इसकी वजह से ये रोल तो कर रहा है पर स्लिपिंग के बिना कर रहा है, तो आगे भी तो बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन ए से मान लिया कि आगे बढ़ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन ए से रोटेट कर रहा है। अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा होगा तो ए मैं अल्फा आर के बराबर लिख सकता हूँ। ए हमको एग्जैक्टली एक्सेलरेशन का जो हमको वैल्यू दिया हुआ है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अगर हमको रेडियस पता है 0.5 मीटर, अगर हमको एक्सेलरेशन पता है, तो क्या हम बड़ी आसानी से एंगुलर एक्सेलरेशन बता सकते हैं? 3/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्वेश्चन कहता, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द रिंग इज लार्ज इनफ दैट रोलिंग ऑलवेज ऑकर्स। यहाँ पे रिंग और स्टिक और एक फ्लोर, यहाँ पे देखो कि कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे। यहाँ पे जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो मानते हैं F1, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा वो मानते हैं μ1, और जो यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू होगा उसको मानते हैं F2, और जो यहाँ कोफिशिएंट होगा उसको मानते हैं μ2। हमको कहता कि ये फ्रिक्शन सफिशिएंटली लार्ज है सच दैट ऑलवेज रोलिंग ऑकर्स एंड ऑलवेज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑकर्स। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टिक एंड द रिंग इज p/10। अब रिंग और स्टिक के बीच में यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, इसका जो कोफिशिएंट है, ये हमको क्वेश्चन में क्या कहता कि p/10 के बराबर है। फिर पूछता है p का वैल्यू कितना होगा। ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जहाँ पे p का वैल्यू बताना है। तो अगर इतनी बातें अगर हम लिख लिए, अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिए, तो इसको इरेज करते हैं और सॉल्व करते हैं। जो बातें अभी तक निकाल लिए हैं वो है कि इसका
एंगुलर एक्सेलरेशन 3/5 है, इसका मास 2 kg है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, और रेडियस 0.5 मीटर है, ये भी गिवन इन्फॉर्मेशन है। एक्सेलरेशन 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी एक गिवन इन्फॉर्मेशन ही है। अच्छा, अब रिंग पे जो स्टिक के वजह से, जो स्टिक और रिंग के बीच में जो फ्रिक्शन है, वही हमको फाइंड करना है एक तरह से। और केयरफुली ऑब्जर्व करो कि टॉर्क 2 पॉइंट है जिसके अबाउट लिखें तो ये निकल सकता है। एक पॉइंट तो है सेंटर ऑफ मास का ही पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है ये कांटेक्ट का पॉइंट, जो रिंग और फ्लोर के बीच के कांटेक्ट का पॉइंट है। अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ तो इससे क्या होगा कि इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से टॉर्क 0 आएगा। तो मैं एक वेरिएबल से कम कंसर्न रहूँगा, एक वेरिएबल मैं कम रखने की वजह से आसानी से इक्वेशन सॉल्व कर पाऊंगा। तो मानते हैं कि O के अबाउट टॉर्क लिखें, टॉर्क अबाउट O इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O इंटू अल्फा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास इज mr²। अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं तो O के अबाउट भी निकाल पाएंगे। तो IO इज इक्वल्स टू mr² प्लस mr² पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, और अल्फा निकाल लिया था पहले ही 3/5 के बराबर। तो टॉर्क O के अबाउट इतना आ जाता अगर ये पता हो तो। अच्छा, O के अबाउट टॉर्क क्या इस फ्रिक्शन की वजह से होगा? नहीं होगा। क्या यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है उसके वजह से कोई टॉर्क होगा O के अबाउट? नहीं होगा, सेंटर उसी पॉइंट से पास कर रहा है। क्या mg जो फिर से इसी पॉइंट से पास कर रहा है, mg जो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसके वजह से भी तो टॉर्क 0 ही होगा क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा, अब कौन से फोर्स हैं जिसकी वजह से टॉर्क लगने वाला है, ये एनालाइज करते हैं। स्टिक रिंग पे एक फोर्स लगा रहा था 2 न्यूटन, तो इस 2 न्यूटन की वजह से एक फोर्स आएगा R क्रॉस F बाहर की तरफ, एक टॉर्क आएगा R क्रॉस F बाहर की तरफ, रेडियस इंटू 2 न्यूटन, और यहाँ लिखें सिंबल बाहर। अब ये 2 न्यूटन इस पॉइंट को जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी, जिस तरफ ये इसको क्या कराता, जिस तरफ इसका एंगुलर टॉर्क जिस तरफ रोटेट कराना चाह रहा है उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी भी है, तो मैं ये पॉजिटिव रखूँ। अच्छा, अगला फोर्स जिसकी वजह से इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले वो फ्रिक्शन का फोर्स है, फ्रिक्शन बिटवीन स्टिक एंड द रिंग, जो कि नीचे की तरफ मान लेते हैं। तो ध्यान दो कि इस पॉइंट से मैं एक R वेक्टर ऐसा बनाऊं, R क्रॉस F करूं तो अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसको माइनस रखना पड़ेगा। R इंटू एफ इज इक्वल्स टू 2mr² इंटू 3/5। रेडियस का वैल्यू हाफ दिया हुआ था, हाफ 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस R इंटू म्यू इंटू n इज इक्वल्स टू 2 इंटू मास भी 2 दिया हुआ है, रेडियस हाफ का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3/5, एंड ये इन दोनों से कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, रेडियस हाफ है, म्यू इंटू एन इक्वल्स टू 3/5। ध्यान दो बच्चा लोग, ये जो नॉर्मल है ये कैसे निकालें? स्टिक और रिंग के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो कैसे निकालेंगे? सोचते हैं, ध्यान देते हैं, समझते हैं कि अगर स्टिक रिंग पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, बदले में रिंग स्टिक पे एक फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल, और न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से मैं इन दोनों को बराबर कहूँ तो n भी 2 न्यूटन ही आ जाएगा, हाफ इंटू म्यू माइनस 1, हाफ से हाफ गया, ये 3/5 के बराबर हो जाएगा, एंड दिस इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5, ये कितना हो जाएगा 2/5, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टिक एंड द रिंग इज 2/5। हमको क्वेश्चन में क्या कहा था इनिशियली कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये एग्जैक्टली p/10 के बराबर है, तो ये जो 2/5 का वैल्यू आया इसको मैं p/10 के बराबर करूँ और p का वैल्यू आराम से निकाल लूँगा। तो p/10 5 से 2, दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल्स टू 4 ज़रूर से एक ऑप्शन में था जिसकी वजह से जो बिल्कुल सही ऑप्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी तरह से
फिर से गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, फिर से मैं बातें समझाऊंगा, फिर से कंसेप्ट क्या है वो भी समझेंगे। 2018 में फिर से एक और क्वेश्चन पूछा गया था रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का। अगर इतनी बातें समझ गए, लिख लिए, दिमाग थोड़ा एक्टिव हो गया है, तो चलते हैं उस पर। अगला सवाल रोटेशनल मोशन के रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंसेप्ट जो जहाँ से पूछा गया था वो 2018 का सवाल है। क्या कहता है? अ रिंग एंड अ डिस्क आर इनिशियली एट रेस्ट साइड बाय साइड at the top of an inclined plane which makes an angle 60 degree with the horizontal. They start to roll without slipping at the same instant of time along the shortest path. अच्छा, तो एक इंक्लाइन बनाए और यहाँ पे एक बार रिंग रखें, बगल में एक और इंक्लाइन बनाए और इस बार यहाँ डिस्क रखें, रिंग। इसको एंगल 60 डिग्री कहें, इसको भी एंगल 60 डिग्री कहें, ठीक। They start to roll without slipping at the same instant of the time along the shortest path. तो यही इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर वो इंक्लाइन के अलॉन्ग आता है, इंक्लाइन का लेंथ मान लिए L और ये रियरिंग L डिस्टेंस ट्रैवल करता है, नीचे आ जाता है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ में ही ट्रैवल कर रहा होगा। उसी तरह से डिस्क भी आएगा। If the time difference between their reaching the ground is 2 minus root 3 by root 10, माने कि यहाँ पे जो टाइम लगा वो T1 है, यहाँ जो टाइम लगा वो T2 है, तो इनके बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 minus root 3 by root 10 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, दोनों में इंक्लिनेशन सिमिलर है, इंक्लाइन भी सिमिलर है, रिंग का मास भी m है, डिस्क का मास भी m है, दोनों का रेडियस भी r ही है, पर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। हम जानते हैं कि जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस हो तो एक फॉर्मूला mg sin थीटा बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर एक्सेलरेशन का बनाया जा सकता है फॉर ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन, फॉर एन सिलेंड्रिकल रिंग या डिस्क ऑब्जेक्ट। तो अगर ये नीचे आता है, एल डिस्टेंस नीचे आता है, तो टाइम t1 लगता है, ये t2 लगता है इसको। ये एक्सेलरेशन मान लिए a1 से आ रहा था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस इक्वेशन में 1 अगर रिंग के लिए मान लिए तो i1 रखेंगे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे, और a2 अगर डिस्क का मान लिए तो i2 रखेंगे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे, है कि नहीं? ठीक है। नाउ इस दोनों का एक्सेलरेशन अगर डिफरेंट है तो दोनों का टाइम भी डिफरेंट होगा और डेफिनेटली कुछ टाइम डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन में हमको पूछता है इफ द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम इज दिस देन हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इन मीटर्स इज। ये हाइट कितना है, हमको क्या पूछता है, ये हाइट कितना है ना? तो ये हाइट निकालने के लिए देखो क्या करें, अब कैलकुलेशन ही है, T1 एक बार निकालना है, फिर T2 निकालना है और माइनस करके यहाँ पुट कर देना है। दोनों L लेंथ नीचे आता है, रिंग के लिए जब L लिखें तो हाफ इंटू A इंटू T1 स्क्वायर करें और यहाँ A1 लिखेंगे, और दोनों L डिस्टेंस ही नीचे आ रहा है तो इसका भी L ही होगा, पर और यहाँ पे फॉर्मूला में बस यहाँ A2 लिखेंगे और T2 स्क्वायर लिखेंगे, है ना? क्या T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज नथिंग बट A2 बाई A1, है ना? A2 पर A1 क्या होगा, हम साइड में निकाल लेते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं।
A2 by A1 is equals to mg sin theta by m plus I2 by r square by mg sin theta by m plus I1 by r square, है ना। अब mg sin theta तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m प्लस I1 बाई आर स्क्वायर बाई m प्लस I2 बाई आर स्क्वायर, है ना। अच्छा, I1 हमने रिंग के लिए माना था, एक्सेलरेशन हमने रिंग का A1 माना था, और टाइम हमने रिंग का T1 माना था। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और डिस्क के लिए हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2m बाई 3m इंटू 2, ये हो जाएगा 4/3, है ना। तो T1 बाई T2 इज T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3। सो T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू 2/√3। क्वेश्चन 1 क्लियर है बातें। अब अपने पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो T1 निकाल लेंगे, T1 निकाल लिए तो ये लेंथ निकाल लेंगे, ये लेंथ निकाल लिए तो इसका साइन थीटा करेंगे तो ये हाइट आ जाएगा। ट्राई करते हैं। T1 को लिख सकते हैं अपन 2T2 बाई √3 और 2T2 बाई √3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 बाई √10। T2 अगर कॉमन ले लें तो ये आएगा 2 माइनस √3 बाई √3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 बाई √10। 2 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा और T2 आ जाएगा 0.3 का रूट, इतना सेकेंड्स होगा ना। अच्छा, T2 किस लिए था, डिस्क के लिए था, तो हाफ इंटू A2 दैट इज ए ऑफ डिस्क इंटू T2 स्क्वायर विल गिव मी द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन, है ना। ध्यान दो, T2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.3, A2 निकालना पड़ेगा, इंटू हाफ करेंगे तो L आ जाएगा, और L साइन 60 करेंगे, L साइन 60 करेंगे तो ये हाइट आएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा है, h इक्वल्स टू हाफ इंटू 0.3 इंटू A2 इंटू साइन 60। साइन 60 यहाँ भी करना पड़ेगा, है ना। अब A2 निकाल लेते हैं, पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। A2 इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अब हमने A2 डिस्क ले लिया था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिस्क का रखेंगे, mg इंटू साइन 60 बाई m प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, m कट जाएगा, g साइन 60 बाई 3/2 हो जाएगा A2। अब यही A2 वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सो h इक्वल्स टू हाफ इंटू 0.3 इंटू जी साइन 60 बाई 3/2 इंटू साइन 60, है ना। अच्छा, बाई 10 करें, अब सॉल्व करते हैं। ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, g 10 को कैंसिल कर देगा, h आ जाएगा साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, साइन स्क्वायर 60 होता है 3/4, तो h अगर 3/4 है तो बिल्कुल सही है, h अगर
3/4 है तो बिल्कुल सही है। एंड आंसर इज 0.75 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। लिख लिए होंगे, मज़ा आ रहा है। इसी तरह का रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें इस क्वेश्चन से एक सीख लो कि जब भी इंक्लाइंड वाला क्वेश्चन आए तो पहले से एक्सेलरेशन का वैल्यू याद रहे। अगर याद रहता है तो सीधा मैं लगाऊं और पुट करूं, वरना एक्सेलरेशन फिर डिराइव करना पड़ेगा। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में इंक्लाइन में जब डिस्क या रिंग हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है, mg sin थीटा बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन पूछा गया था रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का ही 2021 में। क्या कहता है क्वेश्चन? A horizontal force is applied at a center of mass of cylindrical object of mass m and radius r. सिलेंड्रिकल है ये, पीछे एक्सटेंड कर रहा होगा और इस पे एक सेंटर पे फोर्स लगता है F। इसका रेडियस r है, इसका मास m है। तो गिवन दैट द रेडियस इज r, मास इज m। सब बातें लिखना ज़रूरी है ताकि गिवन इन्फॉर्मेशन दिमाग में रहे। परपेंडिकुलर टू एक्सिस एज शोन इन द फिगर। तो इस तरह से इसमें F फोर्स लग रहा है। The coefficient of friction between the object and the ground is mu. The center of mass of the object has an acceleration a. फोर्स लगने की वजह से आगे ये एक्सलरेट भी कर रहा है a से, और इसके बीच में फ्रिक्शन भी है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? म्यू के बराबर है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। The acceleration due to gravity is g. When given that object rolls without slipping, which of the following statement is true? क्या कर रहा है कि ये सिलेंडर जो है इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। हमको कहता कौन सा ऑप्शन सही है? सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना? तो ऑप्शन में पढ़ता हूँ क्या क्या है ऑप्शन। फॉर द सेम फोर्स F, द वैल्यू ऑफ A डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। अगर F फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेशन A में है और रोटेट भी कर रहा है अल्फा से, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है, तो हम लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन लिख सकते हैं, दैट इज A इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। हाँ या ना बोलो? अच्छा, साथ साथ में ये एंगुलर एक्सेलरेशन आया क्यों? टॉर्क होने की वजह से ही आया है। टॉर्क क्यों? क्योंकि जैसे ही ये रोल करने लगा वैसे ही यहाँ पे एक क्या आया होगा? यहाँ पे एक फ्रिक्शन आया होगा, मान लिया आगे कहीं डायरेक्शन में। तो F इंटू आर इज नथिंग बट I इंटू अल्फा। अच्छा, अब एंगल चेक, अब डायरेक्शन या सिंबल सही पुट किए कि नहीं ये बात चेक करते हैं। अल्फा इस तरफ रोटेट कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हमने जो टॉर्क लिया वो उल्टे डायरेक्शन में लिया, तो यहाँ माइनस पुट करना चाहिए। क्या एक काम करें कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे ही रखते हैं, जिससे क्या होगा कि मैं कह पाऊंगा कि ये एफ आर आई अल्फा है। दोनों ही अजम्पशन सही है, दोनों सही आंसर वही आएगा। तो एफ आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये अल्फा से अगर रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैंने टॉर्क निकाला तो इस फ्रिक्शन की वजह से ही होगा। दैट इज एफ आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा, एफ इक्वल्स टू आई अल्फा बाई आर। ठीक है। दूसरा, इक्वेशन ऑफ मोशन से एक और फॉर्म लिख सकते हैं कि आगे की तरफ अगर फोर्स F था, पीछे की तरफ अगर फ्रिक्शन F है, स्मॉल f है, तो ये क्या होगा? F माइनस स्मॉल f इक्वल्स टू m इंटू ए। इक्वेशन 1 है ना? F की जगह अगर पुट करें ये वैल्यू तो क्या आएगा? F इक्वल्स कैपिटल F इक्वल्स टू एम ए बाई आई अल्फा बाई आर। अच्छा, क्या हमने बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का अगर केस है तो ए इज इक्वल्स टू अल्फा आर ही है। अगर मैं आर ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँ, आर नीचे भी मल्टीप्लाई करूँ, ये टर्म अल्फा आर हो जाता है। मैं इसको रिप्लेस करके आई ए लिख सकता हूँ बाई आर स्क्वायर प्लस एम इंटू ए, है ना?
तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू एफ। यहाँ से एक्सेलरेशन एक जगह रखें और बाकी सारा टर्म नीचे ले आए, तो एक्सेलरेशन क्या आता है, एफ बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, है ना। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। पहला ऑप्शन था कि अगर सेम फोर्स लग रहा हो, एक्सेलरेशन ए सिलेंडर के सॉलिड होने या हॉलो होने पर डिपेंड नहीं करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। अगर फोर्स कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, फिर भी एक बार अगर सिलेंडर सॉलिड है, दूसरी बार अगर सिलेंडर हॉलो है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, दोनों में एक्सेलरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी डिपेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी अलग होगा। सो ए इज not correct. A is inversely proportional to 1 by I. For a solid cylinder, the maximum possible value of A is 2 mu g. चेक करते हैं, इस वैल्यू को ध्यान में रखते हैं और यहाँ एक बार लिख लेते हैं, क्या है, A m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। हमको कहता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन तो हमेशा म्यू एम जी ही होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन तो हमेशा म्यू एम जी ही होता है। हमको पूछता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ध्यान दो कि मैंने जब F इंटू आर इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा लिखा है ना, अगर दोनों साइड आर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अल्फा आर हो जाता है। इसी टर्म को मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन एफ आर, ये एक टर्म आएगा। अब एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बाई आई, है ना। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होना चाहिए, तो म्यू एम जी फ्रिक्शन का वैल्यू लिखें, रेडियस का स्क्वायर करें, कहता है सॉलिड सिलेंडर है, तो आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, एक्सेलरेशन डेफिनेटली 2 म्यू जी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सेलरेशन 2 म्यू जी ही आ रहा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी सही है। अभी तक बी सही मिला, ए गलत मिला, सी चेक करते हैं। ध्यान दो, सी क्या कहता, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी। ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स आई अल्फा बाई आर, अगर वो मैक्सिमम है तो म्यू एम जी, पर जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा, अल्फा घटेगा फ्रिक्शन घटेगा, तो सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। मैक्सिमम हो तो म्यू एम जी कह सकते हैं, पर अदरवाइज मुझे फ्रिक्शन को आई अल्फा बाई आर ही रखना पड़ेगा। डी चेक करते हैं। For a thin walled hollow cylinder, A is equals to F by 2m. F equals to A into m plus I by r square, जो पहले अपन डिराइव किए उसी इक्वेशन को मैं यूज़ करूँगा। कहता है थिन हॉलो सिलेंडर है तो इसका सिंपली एम आर स्क्वायर ही हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, A इज इक्वल्स टू एफ बाई 2m आ जाएगा। तो चौथा ऑप्शन जहाँ पे ये कहता कि अगर हॉलो सिलेंडर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने हॉलो सिलेंडर का पुट किया, एक्सेलरेशन निकाला तो एफ बाई 2m आ रहा था, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। ट्वेंटी टू में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है, देखते हैं। एट टाइम t इक्वल्स टू 0, 2022 में फिर से रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का ही क्वेश्चन था, तो इसको भी देख रहे हैं। 2022 at time t equals to 0, a disc of radius 1 meter starts to roll without slipping.
ये स्टार्ट कर देता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग टाइम t0 के बाद। रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है और जैसे ही ये स्टार्ट करता है वैसे ही ये एंगुलरली एक्सेलरेट भी करता है। तो डिस्क मूव्स फॉरवर्ड, एंगुलर एक्सेलरेशन इसका 2/3 है और टाइम t0 पे इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, पर बाद में ये अल्फा इज इक्वल टू 2/3 से रोटेट करता है। कैसा रोटेशन है इसका? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मोशन है ना। अब देखो, अ स्मॉल स्टोन stuck to the disk at t equals to 0 is at the point of contact of the disk and the plane। जब t 0 पे है, डिस्क मूव नहीं कर रहा है, तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये पॉइंट है। कैसे रोलर चलता है, तो रोलर के नीचे जो पत्थर होता है वो कभी कभी रोलर पे चिपक जाता है। कुछ ऐसा ही सिनारियो डिस्क के साथ हुआ। यहाँ पे एक पत्थर था जो इसके साथ चिपक गया। कहता है अ स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क। Later at time t equals to root pi second, the stone detaches itself and flies off tangentially। माने कि यहां से यहां पे पहुंच गया होगा स्टोन, इस तरह से ये रोटेट कर रहा है। तो इनिशियली टाइम 0 था, बाद में टाइम बढ़ जाता है, टाइम t इक्वल्स टू रूट पाई सेकेंड हो जाता है। और पर्टिकुलरली इस टाइम में हमको कहता है कि ये सरफेस से छूट गया और उड़ने लगा। जो भी इसका वेलोसिटी था, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो भी था इस पॉइंट पे, उसी वेलोसिटी से। ठीक है, तो इस पॉइंट पे स्टोन अपने आप को डिटैच कर ले रहा होगा and flies off tangentially from the disk। The maximum height attained by the stone measured from the plane is, जो maximum distance है स्टोन का, स्टोन जब फ्लाई ऑफ कर जाता है और इस मोशन के दौरान इसका जो मैक्सिमम हाइट ये रीच करता है, वो हमको हाइट दिया हुआ है 1/2 + x/10। तो x का वैल्यू बताना है क्या है। समझो, इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के बाद जब जब स्टोन फ्लाई ऑफ कर गया, जब स्टोन यहाँ से रिलीज हो गया, तो ये इसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में उड़ने लगता है और एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो होगा। कैसे बनाएंगे, ये पार्ट लिख लिए तो मिटाते हैं। ध्यान दो कि अगर इस वेलोसिटी से स्टोन फ्लाई करता है तो इस लाइन में अगर वो फ्लाई कर रहा है, अगर इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो ये एक ऐसा मोशन होगा, है ना। अगर मैं ये प्लेन का लाइन बनाऊं तो ये जो हाइट है यही इसका मैक्सिमम हाइट है। अगर मैं प्रोजेक्टाइल का लाइन बनाऊं तो प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला लाइन होगा। किसी तरह से अगर ये एंगल निकाल लिए, किसी तरह से अगर ये वेलोसिटी निकाल लिए, तो मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे। पर इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से इस पॉइंट का मैक्स हाइट नहीं है, उसके लिए मुझे ये हाइट भी निकालना पड़ेगा। और वो जो वैल्यू दिया हुआ है हमको, वो पत्थर का ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट का वैल्यू दिया हुआ है, वो जो वैल्यू है वो दिस प्लस दिस है। बातें यहाँ तक समझ में आ रही है? दिस प्लस दिस इज दैट वैल्यू, है ना। तो समझाने के लिए मैंने पहले ऐसा बनाया, इसको एक बार नोट करें ताकि मैं इरेज करके इसका सोल्यूशन बना सकूं।
हमको फाइंड करना है एच मैक्स प्लस एच, और ये फाइंड कर लिए तो उसके बराबर पुट कर पाएंगे, हाफ प्लस एक्स बाई 10 के बराबर पुट कर पाएंगे और एक्स का वैल्यू निकाल पाएंगे। सोल्यूशन क्या कहता कि एंगुलर एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से बड़ा होगा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से बड़ा होगा, तो रूट पाई सेकेंड बाद कितना डिग्री से रोटेट किया होगा ये बता सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ इंटू 2/3 इंटू रूट पाई का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू पाई। तो एग्जैक्टली हर एक पॉइंट इसका कितना रोटेट कर गया, पाई/3 से रोटेट कर गया, तो ये पॉइंट भी पाई/3 से ही रोटेट किया होगा, ये भी पाई/3 ही है। अब रेडियस वेक्टर से टैंजेंट वाला लाइन परपेंडिकुलर होगा, है ना। अगर हमने कहा कि ये थीटा है, ये एंगल, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, लाइन हॉरिजॉन्टल है, क्लियरली इसको बनाएं ऐसा, तो ये जो एंगल है ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये थीटा ही हो जाएगा, है ना। अच्छा, और थीटा हमने अभी भी निकाला पाई/3। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल पाई/3 बनाता है, जिसका वेलोसिटी v है, उसका मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मुझे v की भी ज़रूरत है। इस पॉइंट पे रिलीज होने से जस्ट पहले जो एंगुलर वेलोसिटी रहा होगा डिस्क का, वही एंगुलर वेलोसिटी भी रहा होगा स्टोन का भी। क्या हम फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं? ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी, सो 2/3 इंटू रूट पाई इज ओमेगा। वेलोसिटी अगर निकालना है तो वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर ही तो होता है। रेडियस का वैल्यू हमको 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी जितना था उतना ही स्टोन का भी एंगुलर वेलोसिटी था, और लीनियर वेलोसिटी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्टोन का वेलोसिटी है, वो हमने ये निकाला, ये वैल्यू निकाला कि अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करें 2/3 इंटू रूट पाई, और एंगल अगर हमको पता हो तो क्या मैक्सिमम हाइट बता पाएंगे। टू बाई थ्री रूट पाई का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पाई/3/2g, कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई/3 60 डिग्री होता है, साइन स्क्वायर पाई/3 3/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई/6g, होगा ना। पर ये तो सिर्फ हमको ये हाइट मिला है, ये हाइट भी तो निकालना है, क्योंकि टोटल जितना स्टोन मैक्सिमम हाइट में टोटल जितना ऊपर है वो इनका समेशन है। अगर इतनी बातें लिख लिए तो मिटा दें। ध्यान दो, ये जो हाइट होगा वो कितना होगा। अगर इस ट्राइंगल को मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे ये एंगल अपन निकाले कि पाई/3 है, हम जानते हैं ये रेडियस है, और हम जानते हैं ये भी रेडियस है। क्या अगर मैं r cos थीटा करूँ तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा? क्या मैं टोटल में से r cos थीटा घटा दूँ तो मुझे ये हाइट मिल जाएगा, है ना। ये हाइट जो है r माइनस आर cos थीटा ही हो जाएगा, यही हाइट है वो हाइट। सो h इक्वल्स टू r माइनस आर cos थीटा
थीटा हमको पता है 60 डिग्री है, आर हमको पता है 1 है, तो cos 60 लिखें। ये हो जाएगा कितना, हाफ के बराबर, हाफ मीटर है ना। अब टोटल हाइट जो पत्थर का मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पे है तो टोटल हाइट जो होगा वो होगा हाफ दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस पाई बाई 60। इसी को हमको इससे कंपेयर करना है। दिस इज इक्वल्स टू हाफ प्लस एक्स बाई 10 एंड एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई बाई 6, दैट इज 0.52 लगभग लगभग। तो यही आंसर है, यही पुट करना था हमको एग्जाम में और इसी आंसर को पुट करके मार्क्स मिलता। कॉम्प्लिकेटेड सवाल था पर हमने स्टेप बाय स्टेप अपने पे कॉन्फिडेंस रखते हुए क्लियरली लिखते हुए सॉल्व किया, तो बिल्कुल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलें बच्चा लोग। क्या कहता है नेक्स्ट सवाल, फिर से रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का ही एक क्वेश्चन लेना है, 2022 में पूछा गया था। A flat surface of thin uniform disk A of radius r is glued to the horizontal table. Another uniform disk B of mass m and with radius capital R, फिर से उसका मास है, फिर से उसका रेडियस r है, rolls without slipping on the circumference of the A as shown in the figure. तो ये भी है। अब ये डिस्क इस पे रोटेट कर रहा होगा ऐसे, ठीक है, और रोल करते करते ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का ही केस है कि ये जितना आगे बढ़ेगा वो रोल करते हुए बढ़ेगा और स्लिप नहीं करेगा। है ना। तो फिर आगे समझे, आगे सुनो। द सेंटर ऑफ मास ऑफ बी हैज फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा। इसका सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। पूरा सुनते हैं एक बार। द मास ऑफ बी हैज अ फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ए। तो यहाँ से अगर मैं एक वर्टिकल एक्सिस बनाऊँ अंदर बाहर पास करता हुआ, तो इसके अबाउट ये बी पॉइंट भी तो रोटेट कर रहा है ना। और इस बी पॉइंट के रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया है, ठीक है। बी डिस्क खुद भी रोटेट कर रहा है और बी सेंटर ऑफ मास भी इस रेडियस में रोटेट कर रहा है। फिर से बी डिस्क खुद भी रोटेट कर रहा है और बी का सेंटर ऑफ मास भी इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। हमको क्वेश्चन में बी के सेंटर ऑफ मास का रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी दिया है, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ये नहीं पता है। The angular momentum of B is nm omega r square with respect to the center of A. अगर A के सेंटर के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालें, किसका, B का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ B अबाउट A, तो ये nm ओमेगा r स्क्वायर के बराबर है। तो n का वैल्यू कितना है हमको ये पूछता है क्वेश्चन में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हमको किसी दूसरे पॉइंट के, एक्सटर्नल पॉइंट के अबाउट निकालना पड़ता है। ये पॉइंट कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट हो सकता है। ऐसे में एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होता है, समझते हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी एक्सटर्नल पॉइंट
इज इक्वल्स टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्या कहते हैं इसको, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, प्लस एम वी सेंटर ऑफ मास, और पहले आर सी सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट क्रॉस एम वी सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम, वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो वो इस फॉर्मूला से निकाला जाता है, ये हमको नॉलेज है। और ए बी का अगर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ए के अबाउट निकालना है, तो डेफिनेटली बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। हमको बी का एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, ये वाला ओमेगा चाहिए, और बी का जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा वो चाहिए। क्योंकि ये एक रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन है, माने कि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बी है, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ बी इज इक्वल्स टू ओमेगा बी इंटू आर, है ना। ठीक है, अब इसी पॉइंट का जो एंगुलर मोमेंटम, इसी पॉइंट का जो वेलोसिटी हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ये भी रेस्ट में, ये भी ग्राउंड फ्रेम में, तो इस पॉइंट का जब हम इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ये आगे ओमेगा से बढ़ रहा था, ये डिस्टेंस 2r के बराबर है। तो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, बी ए के रिस्पेक्ट में ओमेगा वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, इस पॉइंट का ए से जो डिस्टेंस है वो 2r है, तो वी बी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 2r लिखा जा सकता है ना। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी दैट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, जब हमने एक बार ओमेगा बी इंटू आर लिखा, अगले बार हमने वी बी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 2r लिखा, क्या ये दोनों वेलोसिटी एक ही पॉइंट का वेलोसिटी है, क्या मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ, ओमेगा बी इंटू आर इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 2r हो जाएगा, आर से आर कैंसिल किए, ओमेगा बी कितना आ जा रहा है, 2 इंटू ओमेगा आ जा रहा है, आर से आर कैंसिल किए, ओमेगा बी कितना आ जा रहा है, 2 ओमेगा आ जा रहा है। तो ओमेगा बी हम 2 ओमेगा निकाल चुके हैं, और वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट बी विल बी 2 ओमेगा इंटू आर, ये भी पता कर लिए उस हिसाब से। इसको मिटाते हैं, ये फॉर्मूला को यहाँ पुट करके, इस इन वैल्यूज को यहाँ पुट करके फॉर्मूला में चेक करते हैं क्या आ रहा है आंसर। है ना, ध्यान दो कि L अबाउट एनी एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो जाता, ये हो जाता I ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बी पॉइंट। तो बी डिस्क कितने से स्पिन कर रहा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो कितने से कर रहा है, 2 ओमेगा से, प्लस आर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट, हमारे लिए जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो पॉइंट ए है, जो सेंटर ऑफ मास है वो ए से 2r डिस्टेंस दूर है, तो हम यहाँ क्या लिखें, 2r इंटू एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि अभी अभी कितना निकालें, 2 ओमेगा इंटू आर। दोनों का डायरेक्शन भी देख लेते हैं, ओमेगा ऐसे, तो एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ, और आर क्रॉस एम वी, आर क्रॉस एम वी भी बाहर की तरफ, तो दोनों ऐड ही होना चाहिए, ऐड होके क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा 5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू एल अबाउट पॉइंट ए। अगर हमको कहता कि
L अबाउट पॉइंट ए एन एम ओमेगा आर स्क्वायर के बराबर है, इनका वैल्यू बताओ। इससे अगर रिलेट करें तो n5 आ रहा है ना, 5 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है कि 5 आएगा। इसी तरह से रोटेशन विदाउट स्लिपिंग का एक और क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था, वो भी देखते हैं। ध्यान दो 2023 का ये सवाल क्या कहता है, एन एनुलर डिस्क ऑफ मास m इनर रेडियस a आउटर रेडियस b इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एज शोन इन द फिगर। एनुलर डिस्क मतलब एक इनर रेडियस भी होगा और इसका एक आउटर रेडियस भी होगा। इसका एक पार्ट बनाए a, दूसरा पार्ट बनाए b, और इसको जो सरफेस पे रखे हैं उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इसका मास m है ना, ये भी गिवन ही है। हमको कहता है कि एट सम टाइम द इम्पल्स जी नॉट एक्स कैप इज अप्लाइड एट अ हाइट h अबव द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो सेंटर ऑफ द डिस्क ये वाला पॉइंट है, और जी नॉट एक इम्पल्स लगाया गया जी नॉट एक्स कैप सेंटर से एग्जैक्टली h हाइट ऊपर। इस इम्पल्स के वजह से हो सकता है ये वेलोसिटी v से आगे जाए, हो सकता है ये घूमते हुए आगे जाए, है ना, या हो सकता है ये आगे जाए और घूमे, साथ साथ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। हमको क्या कहता है, इफ h इक्वल्स टू एच एम, अगर अगर h एच एम के बराबर है तो ये बॉडी आगे तो जाएगा पर रोटेशन विदाउट स्लिपिंग वाला केस होगा। पर्टिकुलरली इस हाइट पे कैसा वेलोसिटी, कैसे वेलोसिटी से आगे जाएगा, ऐसे कैसा एंगुलरली वेलोसिटी रोटेट कर रहा होगा, रोटेशन विदाउट स्लिपिंग वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। अगर इसका वेलोसिटी लीनियरली v लिखें, ओमेगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन लिखें, तो इसका ओमेगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन लिखें तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होना चाहिए। v वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अगर रोटेशन विदाउट स्लिपिंग का केस है तो v ओमेगा आर होना चाहिए। और ऐसा कब हो रहा होगा, रोटेशन विदाउट स्लिपिंग कब हो रहा होगा, जब जी नॉट एग्जैक्टली एच एम हाइट पे लग रहा है तब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो हमको ऑप्शंस दिख रहा होगा, ए में क्या लिखा है कि अगर म्यू जीरो नहीं है और ए जीरो है तो एच एम बी बाई टू है। सबसे पहले ये एच होना कितना चाहिए ये हम निकाल लेते हैं। यहाँ हम दो बातें यूज करेंगे, एक बार लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन और एक बार एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। ध्यान दो कि मोमेंटम इसमें कंजर्व रहने वाला है। अगर मैं इस कोलिजन के जस्ट बाद और पहले के इंस्टेंट की बात करूं तो पहले ये एम मास मूव नहीं कर रहा था, इसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, और वो जो पार्टिकल है जो जी नॉट इम्पल्स इस एनुलर डिस्क को प्रोवाइड करता है उसका मोमेंटम लिखें। अच्छा बाद में फाइनली ये किसी वेलोसिटी से लेट्स सपोज मूव करने लगा, तो वो वेलोसिटी कितना हो जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से, एग्जैक्टली जी नॉट बाई एम, इक्वेशन 1। अगर हम चाहते हैं कि रोटेशन विदाउट स्लिपिंग हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो ओमेगा हो जाएगा v बाई आर, दैट इज जी नॉट बाई एम इंटू आर, है ना। हाँ, हाइट चाहिए, ये दो बातें हम निकाल पाए लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से। अगला एंगुलर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन लगाएंगे। ध्यान दो कि कोलिजन के जस्ट पहले और बाद में यहाँ पे फ्रिक्शन जो था ये बदल सकता है, तो इसी के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराऊं।
अगर पॉइंट ओ के अबाउट मैं टॉर्क निकालता हूँ तो फ्रिक्शन के वजह से कोई भी टॉर्क का इफेक्ट नहीं आएगा और टॉर्क अबाउट ओ हमेशा ही ज़ीरो रहेगा, फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स ही नहीं है। अच्छा, एक जो फोर्स एम जी है वो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो नेट टॉर्क अबाउट ओ इज जीरो, देयरफॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी अप्लाइड अबाउट दैट पॉइंट, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करें, ऐसा ध्यान में रखना है, सिंस टॉर्क अबाउट ओ इज जीरो। ध्यान दो, इनिशियली ये तो मूव नहीं कर रहा था, पर ये जो भी पार्टिकल है जिसका इम्पल्स जे नॉट है, उसके वजह से यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना आता, वही इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाता सिस्टम का। तो ये हाइट h है और ये हाइट b है ना। हम इस पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, जे नॉट इस डायरेक्शन में है और आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो आर क्रॉस जे नॉट करें तो अंदर की तरफ आता है, आर कितना हो जाएगा h प्लस बी इंटू जे नॉट, और इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ, है ना, इज इक्वल्स टू, अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या है ये चेक करना है। ये जे नॉट अपना मोमेंटम इसको इम्पार्ट करता है, जिसकी वजह से अब इसमें कुछ वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी v होने के साथ साथ इसमें एक एंगुलर वेलोसिटी भी है। पहले वाले क्वेश्चन में समझे थे कि कैसे किसी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर इसका निकालना है, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एक बार क्या करना पड़ेगा, I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, दैट इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, प्लस the linear angular momentum, that is equals to r of point C with respect to O cross m into v of center of mass, है ना। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, I ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा कितना निकाल लिए थे, जी नॉट बाई एम आर, जी नॉट बाई एम इंटू आर, प्लस आर ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये सेंटर ऑफ मास का जो O से डिस्टेंस है वो B के ही तो बराबर है, ये जो B है ये B के ही बराबर है, B यहाँ लिखें, क्रॉस करें m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, v जो अभी अभी निकाले थे जी नॉट बाई एम, जी नॉट बाई एम। क्या एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट कंजर्व रहेगा, तो मैं इसको इसके बराबर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इस इक्वेशन को यहाँ पे ला के सॉल्व करें तो एक h का रिलेशन आएगा, देखते हैं क्या आता है। ध्यान दो कि जी नॉट इंटू एच प्लस जी नॉट इंटू बी इज इक्वल्स टू, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एक एनुलर डिस्क के लिए जिसका इनर रेडियस ए है आउटर रेडियस बी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है हाफ इंटू एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू जी नॉट बाई एम इंटू बी। ये जो आर है, जो रेडियस है पूरे डिस्क, पूरे एनुलर डिस्क का, वो बी के ही बराबर है, तो बी लिखें, प्लस बी इंटू जी नॉट बाई एम, एम से एम गया। अब ध्यान दो जी नॉट बी यहाँ भी आ रहा है, तो जी नॉट एच क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम काट देंगे अगर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा इंटू जे नॉट बाई बी बचेगा, है ना। अब जे नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, एच ये जो आया ये एच एम ही तो है, क्योंकि हमने यहाँ पे अजम्पशन लिया है कि जो मोशन है डिस्क का, एनुलर डिस्क का, वो कैसा है, रोटेशन विदाउट स्लिपिंग का मोशन है। अगर वी जी नॉट बाई एम है तो ओमेगा जी नॉट बाई एम आर है, ये पुट करके ही तो ये इक्वेशन निकाले, तो यहाँ से जो एच आया वो एच एम ही आया, है ना। अब ऑप्शंस चेक करते हैं, ऑप्शन सबको दिख रहा होगा।
फॉर म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट ए इज़ ज़ीरो, एच एम कितना होगा? अगर ए ज़ीरो है तो एच एम हो जाएगा हाफ इंटू बी स्क्वायर बाई बी, दैट इज़ बी बाई टू। तो पहले ऑप्शन में एच एम बी बाई टू होगा, ऐसा ही लिखा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी तरह से चारों ऑप्शन चेक करें, हमने ये फाइनल एक्सप्रेशन जो बना लिया है उसमें पुट करते हुए। है ना? ध्यान दो, सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है कि अगर म्यू फिर से ज़ीरो नहीं है, फ्रिक्शन है ग्राउंड और रिंग के बीच में, पर ए बी के बराबर है, ऑप्शन बी, अगर ए बी के बराबर है तो एच एम क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, तो टू बी स्क्वायर बाई टू बी, टू से टू कैंसिल किए, बी से बी कैंसिल किए, एच एम बी के बराबर आ रहा है, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ था, बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। सी चेक करते हैं, कहता एच अगर एच एम के बराबर है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इनर रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है क्या? हमने इनिशियल वेलोसिटी v जब निकाला था तो हमने जी नॉट बाई एम लिखा था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जब हमने निकाला था तो जी नॉट बाई एम इंटू आर लिखा था। ये जो आर है ये एनुलर डिस्क का ही रेडियस है जो कि बी के ही बराबर है, तो ये जी नॉट बाई एम इंटू बी ही है। डेफिनेटली एंगुलर वेलोसिटी ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सी भी सही हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं सब लोग, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आगे समझो। फोर्थ ऑप्शन पढ़ो, क्या कहता है कि अगर म्यू ज़ीरो है, म्यू ज़ीरो है मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर म्यू ज़ीरो है और एच भी ज़ीरो है, एच सेंटर से जी नॉट का डिस्टेंस था, अगर एच ज़ीरो है तो जी नॉट सेंटर पे ही है, और अगर ऐसा है तो बॉडी स्लिप करते हुए आगे बढ़ेगा, स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगा, रोल करने का कोई रीज़न नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जिसकी वजह से ऐसा टॉर्क लगे कि वो रोल करे, ये स्लाइडिंग वाला केस है। हमको कहता है डी में कि अगर म्यू ज़ीरो है, एच ज़ीरो है, व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग, बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे क्वेश्चन हम देखें वैसे वैसे गिवन इन्फॉर्मेशन लिखें, सोचे कि कंसेप्ट क्या लगने वाला है, और उस थॉट को ही यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करें, बहुत क्लैरिटी के साथ लिखें, तो गलत होने का चांस बहुत कम जाएगा। जे एडवांस में क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।